तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सन से निकलने वाली यूवी रेस को हमारा एटमॉस्फेयर फिल्टर करता है, हमारी अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है। तो अब आगे चलते हैं। तो जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वो परफेक्टली गोल नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा इलिप्टिकल होता है, यानी एक अंडे की तरह। इस ऑर्बिट में दो स्पेशल पॉइंट होते हैं, पेरिहीलियन और एपीहीलियन। पेरिहीलियन जब अर्थ सूरज के सबसे करीब होती है और एपीहीलियन जब अर्थ सबसे दूर होती है सन से। पेरिहीलियन होता है अराउंड 3 जनवरी को। इस वक्त अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लाइक सुपर फास्ट। एपीहीलियन होता है अराउंड 4 जुलाई। इस वक्त अर्थ की स्पीड कम होती है। ये डिफरेंस केपलर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कहा गया है कि प्लैनेट अपनी ऑर्बिट के कुछ पार्ट्स में तेज और कुछ पार्ट में धीरे चलते हैं। अब देखते हैं कि 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन हमारे कैलेंडर में ऐड कैसे होता है। तो आपका बर्थडे हर साल सेम डेट को आता है ना? लेकिन ध्यान से देखिए, अर्थ हर साल अपने ऑर्बिट में सेम जगह पर नहीं होती। इसका रीजन है, एक कैलेंडर ईयर 365.25 डेज का होता है, लेकिन हम कैलेंडर में सिर्फ 365 डेज ही लेते हैं। तो हम हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ देते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो अगर आप हर साल ये सोचते थे कि आपके बर्थडे पर अर्थ उसी सेम जगह पर होती है, तो आप अभी तक गलत सोच रहे थे। अब देखते हैं समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टाइस एक ऐसा दिन होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे लंबा होता है, और ये होता है 21 जून को। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ 24 घंटे दिन होता है पूरे 6 महीने के लिए। पूरे दिन सनलाइट मिलती है, इसीलिए पोलर डे कहते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ लगभग 13.5 घंटे का दिन होता है। इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर पर हमेशा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, चाहे कोई भी मौसम हो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। साउदर्न हेमिस्फेयर में इसे छोटे दिन वाला सीजन बोलते हैं। यहाँ सिर्फ 10.5 घंटे का दिन होता है। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पूरे दिन अंधेरा रहेगा 6 महीने के लिए, यानी 24 घंटे की रात, इसलिए पोलर नाइट कहते हैं। इस दिन अर्थ का नॉर्थ पोल सूरज की तरफ थोड़ा टिल्टेड रहता है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसे समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस का मतलब है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, जो होती है 22 ऑफ दिसंबर को। आर्कटिक सर्कल, यहाँ 24 घंटे अंधेरा होता है, यानी अब पोलर नाइट हो गई है पूरे 6 महीनों के लिए। अब यहाँ अंधेरा ही रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब यहाँ 13.5 घंटे की रात हो गई है और दिन बहुत छोटा। इक्वेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। अंटार्कटिक सर्कल, अब यहाँ पूरे 24 घंटे दिन रहेगा अगले 6 महीनों के लिए। आते हैं अब अपने नए टॉपिक की तरफ, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। सो जैसा कि हम जानते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट एंड एनर्जी। सो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे एटमॉस्फेयर हीट और कूल होता है। फर्स्ट इज कंडक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, कंडक्शन इज हीटिंग द सरफेस ऑफ अर्थ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इस इमेज की तरह। सेकंड इज कन्वेक्शन। द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो इस प्रोसेस को समझो। सो जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जब वो ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसकी जगह नीचे कोल्ड एयर आ जाती है। इससे एटमॉस्फेयर में वर्टिकल एयर सर्कुलेशन होने लगता है। तो इसी वर्टिकल ट्रांसफर को कन्वेक्शन कहते हैं। थर्ड इज एडवेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। मतलब जब हवा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है और हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो इसी प्रोसेस को एडवेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं ईस्टलीज एंड वेस्टलीज की। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड ईस्टलीज एंड विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड वेस्टलीज। तो अभी कुछ महीनों बाद जो बाहर लू चलेगी ना, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है एडवेक्शन प्रोसेस का। ये विंड दूर के डेजर्ट या गर्म रीजन से आती है और एरिया को और ज्यादा गर्म करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मींस
अर्थ से निकलने वाली हीट एनर्जी। जब अर्थ सन की रेज से गर्म हो जाती है तब वो खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है और अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में लॉन्ग वेव फॉर्म में रेडिएट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सन से आने वाली एनर्जी शॉर्ट वेव फॉर्म में होती है जबकि अर्थ से बाहर निकलने वाली एनर्जी लॉन्ग वेव फॉर्म में होती है, ये याद रखना। कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस इस अर्थ से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन अगर ज्यादा हीट ट्रैप हो जाए तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आती हैं। सो वी हैव टू डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपको इजीली याद हो जाए वो याद कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है एल नीनो। सो दिस इज द नेचुरल सिनेरियो जिसमें साउथ अमेरिका की तरफ कोल्ड ट्रेड विंड्स और ऑस्ट्रेलिया की तरफ वार्म ट्रेड विंड्स। बट इन एल नीनो साउथ अमेरिका में विंड्स वार्मर देन नॉर्मल, जिससे कन्वेक्शन इंक्रीज होगा और साउथ अमेरिका में हैवी रेनफॉल और फ्लड्स जैसी स्थिति बनेगी। इससे रेनफॉल पैटर्न बिगड़ जाता है, इंडिया में मानसून कमजोर पड़ जाता है और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कम बारिश होती है। अब बात करते हैं ला नीना की, ऑल्सो नोन एज कोल्ड ओशियनिक करंट। ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है एल नीनो का। इन ला नीना trade winds are really strong. South America side cooler than normal एंड ऑस्ट्रेलिया साइड वार्मर देन नॉर्मल। ला नीना के टाइम भारत में बहुत अच्छी बारिश होती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है और साउथ अमेरिका साइड बहुत कम बारिश होती है। अब बात करते हैं सी ब्रीजेस की। हम जानते हैं कि लैंड और सी दोनों अलग अलग रेट से हीट एब्जॉर्ब और ट्रांसफर करते हैं। दिन के समय जमीन जल्दी गर्म हो जाती है जबकि समुंदर का पानी धीरे धीरे गर्म होता है। इससे जमीन पर लो प्रेशर जोन बनता है और समुंदर पर हाई प्रेशर जोन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसीलिए समुंदर से जमीन की तरफ हवा चलती है। सो दैट्स हाउ इन डे टाइम एयर ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, वी कॉल इट एज सी ब्रीजेस। लैंड ब्रीजेस। सो रात में सिचुएशन जस्ट उल्टी हो जाती है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है जबकि समुंदर का पानी अभी भी कंपैरेटिवली गर्म होता है। अब जमीन पर हाई प्रेशर और समुंदर पर लो प्रेशर जोन बनता है। तो फिर हम जानते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन। सो दैट्स हाउ इन नाइट टाइम्स एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, we call it as land breeze. अब देखते हैं mountains and valley winds. So in mountain region during the day the slopes get heated by the sun and the warm air become lighter and rises upward. To fill the gap, cooler air from the valley moves upward along the slope. This upward moving air from the valley is called valley breeze. जिसको समझ नहीं आया अब आएगा। इस इमेज को ध्यान से देखो। पहाड़ों में दिन के समय जो स्लोप्स होती हैं वो सन की वजह से क्विकली हीट अप हो जाती हैं, तो गर्म हवा हल्के होने के कारण ऊपर उठने लगती है। इस गैप को फिल करने के लिए वैली से ठंडी हवा ऊपर की तरफ चलती है और इसको ही हम वैली ब्रीजेस कहते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब इसी सिनेरियो को हम जस्ट रिवर्स करेंगे। तो अब रात हो गई है, अब पहाड़ों की ढलान जल्दी ठंडी हो जाएगी। फिर वही कॉन्सेप्ट, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन और इसको हम माउंटेन ब्रेजेस बोलते हैं या कैटियाबैटिक विंड भी बोलते हैं, याद रखना अगर एग्जाम में आ जाए तो। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना।